हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर सी पूनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे और इसके अलावा प्रेशर के यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक दाब का सवाल है, दाब को परिभाषित करने के लिए हम एक उदाहरण से बात करेंगे। अगर एक सुई आपके पास में हो और उसको हम अपनी स्किन के अगेंस्ट प्रेस करें, हम अपनी त्वचा के विरुद्ध दबाएं, तो आप देखते हैं कि सुई आसानी से त्वचा को पार कर जाती है। इसी प्रकार से यदि आप एक चम्मच लें और उसके पिछले सिरे से अगर आप त्वचा को दबाएं, तो आप देखेंगे कि यह इसको पार नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण यदि हम लें, आपने देखा होगा कि सर्कस में शेर जो है वह एक व्यक्ति के छाती पर बड़ा सा एक तख्ता रखे होने पर पाँव रख सकता है। इससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। परंतु यदि एक हाथी सीधे ही किसी व्यक्ति की छाती पर पाँव रख दे, तो आप जानते हैं कि इससे उसकी पसलियाँ टूट सकती हैं। दोनों ही उदाहरणों में आप देखते हैं कि किसी बल के द्वारा वस्तु पर होने वाला प्रभाव जो है वह बल के परिमाण के साथ साथ बल कितने क्षेत्रफल पर कार्य करता है, इस बात पर भी निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल कम हो तो बल का प्रभाव अधिक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सुई के केस में देखते हैं, सुई को जब आप त्वचा के विरुद्ध दबाते हैं तो यह उसको पार कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। तो बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम एक राशि के द्वारा परिभाषित करते हैं, जिसे हम दाब कहते हैं। वास्तव में दाब जो है वह किसी सतह के अभिलंबवत लगाए गए बल तथा क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया गया है का अनुपात दाब कहलाता है। यूँ कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत कार्यरत बल को हम दाब कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल जो है उसको दाब कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक सतह है जिसका क्षेत्रफल f है, उस पर एक बल F सतह के अभिलंबवत लगाया जाता है। तो यहाँ पर औसत दाब, जिसको हम P एवरेज लिख सकते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दाब बटा क्षेत्रफल, प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तब आपका औसत दाब P एवरेज जो है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। इस तरीके से आप औसत दाब को परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कम क्षेत्रफल पर
अगर बल लगाया जाता है तो उस स्थिति में दाब का मान अधिक हो जाता है। और इसी तरीके से हम ये जिस क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं उसको बहुत छोटा कर देते हैं, और उसको बहुत छोटा कर देते हैं तो उस वाले केस में आप दाब को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 डेल्टा एफ ऑन डेल्टा ए। डेल्टा एफ आपका अप्लाइड फोर्स है, डेल्टा ए एरिया है, एरिया हमने बहुत छोटा लिया है। इस तरीके से आप प्रेशर को, दाब को परिभाषित करते हैं। जहाँ तक दाब का सवाल है, यह एक अदिश राशि है। भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की राशियाँ, सदिश और अदिश राशियों के बारे में आप बात करते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिसमें परिमाण दिशा होती है तथा सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। अदिश राशियाँ इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दाब आपका एक अदिश राशि है। यहाँ हमने इसको परिभाषित किया है बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दाब से संबंधित कई प्रयोग किए, और इसलिए उनके सम्मान पर जो बल का मात्रक है उसको पास्कल कहा जाता है। मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको हम पास्कल भी कहते हैं। इसको हम पीए के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हमने प्रेशर को डिफाइन किया। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत कार्यरत बल जो है वह दाब कहलाता है। प्रेशर इन लिक्विड्स, दारू जो है उनके अंदर दाब कितना होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब जानते हैं कि बाहर इन्वायरमेंट में, वातावरण में, इन्वायरमेंट जो है, जो आपका चारों ओर का वातावरण है, यह भी एक दाब लगाता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम द्रवों के अंदर जाते हैं तो द्रव्य की सतह से द्रव्य के अंदर जाने पर दाब लगातार बढ़ता चला जाता है। द्रव्य के अंदर दाब का मान ज्ञात करने के लिए हम एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार द्रव स्तंभ के बारे में बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई h है और इस द्रव का घनत्व है d है, जिसको आप एक बीकर में देख रहे हैं। बीकर में एक द्रव भरा हुआ है। इस बीकर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h है, और यहाँ पर बॉटम पर, इसके पेंदे पर कितना दाब होगा यह हम ज्ञात करना चाहते हैं। इस द्रव स्तंभ की वजह से कितना दाब होगा हम ज्ञात करना चाहेंगे। जिस बीकर में द्रव भरा हुआ है, ये द्रव इस बीकर के सतह पर, इसके पेंदे पर एक बल लगाता है जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस पर कार्यरत होता है। यहाँ पर इस बीकर में भरे हुए द्रव के आयतन की हम बात करें तो आयतन हो जाएगा इसका A इंटू एच। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका A है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन जो है वो हो जाएगा A इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू AH।
वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेट की बात करें W की, तो लिक्विड का वेट जो है वो हो जाएगा mg, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है और हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जिस वस्तु का द्रव्यमान m हो तो mg हो जाएगा, सो मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा, लिक्विड का मास कितना हो जाएगा? मास की बात करें तो लिक्विड का मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आपका लिक्विड का मास हो जाएगा। सो वॉल्यूम A इंटू एच, डेंसिटी D है, सो मल्टीप्लाई कर दिया AHD, ये मास हो जाएगा। वॉल्यूम को G से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास में जो लिक्विड है उस लिक्विड पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट हो जाएगा AHDG। अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन A। m है आपका AHDG डिवाइडेड बाई एरिया, जैसा हमने भी परिभाषित किया है। A से A कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका HDG। मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ये आपका AHD नहीं होगा, HDG। इस प्रकार से ये आपका द्रव्य स्तंभ का दाब हो जाएगा। अब देखते हैं कि द्रव्य स्तंभ का दाब द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अगर द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई h है तो दाब का वैल्यू हो जाएगा AHD। एक बात और हम जान लें यहाँ पर, अगर आप एक लिक्विड की बात करें तो पास्कल्स लॉ जो है वो आपको ये बताता है कि एक लिक्विड में प्रेशर जो है वो सारी डायरेक्शन में आपका सेम होता है और ये आपका सरफेस से कितनी गहराई है उस बात पर निर्भर करता है। हमारे पास विभिन्न आकार के 3 पात्र हैं और विभिन्न आकार का होने के कारण इनमें भरे हुए द्रव्य की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। इन तीनों में समान ऊंचाई तक द्रव्य भरा हुआ है और द्रव्य स्तंभ से समान गहराई h पर हम दाब का मान ज्ञात करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि समान गहराई पर दाब का मान समान होता है। इसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहा जाता है। तो जैसा कि हम पहले देख ही चुके हैं, ऊपर हम सीख ही चुके हैं कि द्रव्य के अंदर दाब स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यहां पर बिंदु जो है वह समान गहराई पर है, इसलिए चाहे आपका पात्र किसी भी आकार का हो, उसमें कितना भी द्रव्य हो, समान गहराई पर दाब का मान समान होगा। दाब का मान जो है वह ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, जी पे निर्भर करता है। ये सारी राशियाँ बराबर हैं, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, तो समान गहराई पर दाब का मान समान होता है। हमारे पास एक उदाहरण है और यहाँ पर हमने प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम ध्यान से समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है the two thigh bones, each of cross section area 10 centimeter square, support the upper part of a human body of 50 kg. Estimate the average pressure sustained by the femurs. एक व्यक्ति के फीमर जो हैं उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और व्यक्ति का वजन जो है 50 किलो है। तो आपके जो फीमर्स हैं उन पर कितना प्रेशर है, कितना दाब है, ये हमें देखना है। एक व्यक्ति के 2 फीमर होंगे दोनों पैरों के, एक फीमर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों बोन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और यही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वह व्यक्ति के 50 किलो वजन को वहन करता है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर स्क्वायर में, 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा mg, m 50 है, g 10 तो 500 न्यूटन हो जाएगा। प्रेशर P = F/A, सो 500/20 × 10⁻⁴, यह हो जाएगा 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए आप दाब का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर पुनः अपन एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ए एल्यूमिनियम ब्लॉक हैज़ डेंसिटी ऑफ 2700 kg/m³ and dimensions are 20 cm × 10 cm × 5 cm. The block rests on horizontal surface. Calculate maximum and minimum pressure. यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है एल्यूमिनियम का जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है और इसके डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। आपके पास घनत्व है, आपके पास आयतन है, तो इससे आप द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। और द्रव्यमान अगर आपके पास में है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg ज्ञात किया जा सकता है। वस्तु का द्रव्यमान समान है, इसलिए चाहे ये किसी भी सरफेस के अनुदिश रखा हो, चाहे तो A पर रखा हो, चाहे तो B सतह पर रखा हो, चाहे तो C सतह पर रखा हो, तीनों ही स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान है क्योंकि द्रव्यमान समान है। लेकिन अब देखते हैं कि सतह A का क्षेत्रफल जो है वो 20 × 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सतह B का क्षेत्रफल 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और सतह C का क्षेत्रफल 20 × 5 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप देखते हैं कि सतह A का क्षेत्रफल अधिकतम है, वह सतह B का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो इसको सतह A पर रखने से जो आपका दाब है उसका मान न्यूनतम होगा, वह सतह B पर रखने पर दाब का मान अधिकतम होगा। यहाँ पर बाकी की कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप आसानी से कर सकते हैं। वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज किया है P = F/A, उसको काम में लेते हुए आप दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। दाब का मान अधिकतम, यहाँ आप देखते हैं दाब का मान अधिकतम सतह B पर होगा, वह न्यूनतम सतह A पर होगा।